अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस सबको ऑडिबल होगी? चैट बॉक्स में कमेंट भी कर दे। हमने एंडो के 60 एमसीक्यूज कर लिए थे, आज हम 61 एमसीक्यू पे हैं, पेज नंबर 643। और आपकी स्क्रीन पे जो एमसीक्यू शेयर हो रहा है वो है 60 यहाँ पे। अच्छा, वॉइस मेरी क्लियर है सबको? चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। 61 एमसीक्यू है। 11 years old male is presented with a history of failure to thrive, weakness, abdominal pain, hyperpigmentation। अब ये जो सारी चीजें आ रही हैं जिसमें abdominal pains है, hyperpigmentation है, यंग बच्चा है, आगे उन्होंने क्लियर कट बता दिया एडिसन्स के लिए कि उसमें आपके पास लो सीरम कॉर्टिसोल है। आगे एडिसन्स भी हो सकता है, आगे इस तरह की जो हिस्ट्री चल रही है बार्टर भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन उसके अगेंस्ट है और कॉर्टिसोल का लो जाना भी उसके अगेंस्ट है। He was diagnosed as having congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency on subsequent investigation. Which one of the following is the best treatment option for him? अच्छा, जो आपके पास congenital adrenal hyperplasia है, इसमें भी आपने ना स्टेरॉइड्स रिप्लेस करने होते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कोई बता सकता है हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की क्या डोज होती है, किस तरह देते हैं? हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर कितने परसेंट फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की एक्टिविटी होती है, कोई बता सकता है? अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं ना एडिसन्स का भी ट्रीटमेंट, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 to 30 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन। मेरे सुपरवाइजर तो ये करते हैं कि इसमें जो है ना, मतलब 40 मिलीग्राम कुछ इस तरह होता है कि इतने मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन में ना 40 मिलीग्राम में 100 माइक्रोग्राम ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो कहते हैं जब हम 20 दे रहे हैं तो 50 तो वैसे ही जा रहा है, तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एडिशनल ना दो। लेकिन रिकमेंडेशन कहती है तो आप 100 माइक्रोग्राम ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ऐड करके दो। ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर पोस्टल हाइपोटेंशन बेहतर होना शुरू हो गई है तो फिर आप इसको ना दो, फिर इसका मतलब है हाइड्रोकॉर्टिसोन ही फुलफिल कर रहा है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की एक्टिविटी। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डीपीएच, डेक्सामेथासोन पेडनिसिलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन की कन्वर्जन। कोई बता सकता है क्या था वो फॉर्मूला? आज सब खामोश है। 1728। वेरी गुड, 1728 हो गया। 147 रेशो, 1:4:7। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 62। 45 years old। काइंडली बाकी अपने आप को म्यूट रखें ताकि आवाज में डिस्टॉर्शन ना हो। अच्छा, 45 years old male presented with complaints of generalized lethargy and weakness. Examination पे moon face, buffalo hump और central obesity. He is also an alcoholic. आपके पास जब भी कशिंग आता है तो कशिंग की डिफरेंशिएशन में आपके पास सूडो कशिंग का भी कोई ना कोई पॉइंट एडिशनल डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अल्कोहलिक वाला पेशेंट भी सूडो कशिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है ना। इसके अलावा वो मेडिकेशंस भी ले रहा था मॉडरेट डिप्रेशन के लिए। फास्टिंग सीरम कॉर्टिसोल हाई हो गया आफ्टर ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट। अगर आपके पास सूडो कशिंग होता ना तो आपके पास फिर सीरम कॉर्टिसोल सप्रेस कर जाता आफ्टर डेक्सामेथासोन। अगर फिर भी रेज है तो इसका मतलब है ये तो है कंफर्म कि कशिंग ही है, सूडो कशिंग नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कशिंग एंड सूडो कशिंग? यहाँ पे जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वैसे तो यहाँ पे क्लियर कट हिस्ट्री से ही पता चल रहा है, लेकिन मिडनाइट सीरम कॉर्टिसोल लेवल से पता चल सकता है। क्यों ऐसे पता चल सकता है, कोई लॉजिक बताएगा इसके पीछे? हाँ जी, क्या डायनल लॉजिक? वेरिएशन। वेरी गुड, जो डायरनल क्वेश्चन वेरिएशन। में हाँ जी, एक्सीलेंट। आपके पास सूडो कशिंग में डायरनल वेरिएशन मेंटेन रहती है, लेकिन कशिंग में आपके पास डायरनल वेरिएशन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या है? ये मिडनाइट आपने करा के देख लेना। 63 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कशिंग एंड सूडो कशिंग? अब आपके पास सूडो कशिंग में आपके पास मायोपैथी वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है, ये प्रॉपर कशिंग सिंड्रोम का फीचर होती है। 64 एमसीक्यू है कि 64 years old male presented with a history of right sided abdominal pain for 3 months। अब उसे राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है और सीटी पे उसका जो है ना हाई डेंसिटी 5 सेंटीमीटर लेजन आ गई है राइट एड्रिनल मास की। अगर आपके पास ये इंसिडेंटलोमास होते हैं जो कि सडन पता चलते हैं कि ये एड्रिनल मास है। सस्पेक्टेड एज ए मेटास्टैटिक डिपॉजिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर कॉजिंग एड्रिनल मैट्स? यहाँ पे अब एड्रिनल मैट्स आए हुए हैं। वैसे अगर आपको इंसिडेंटली पता चले ना कि अंदर कोई पड़ा हुआ है तो इंसिडेंटलोमास, उसके बारे में भी स्टेरियोज आएंगे। तो इसकी तरतीब ऐसे होती है कि लंग के मेट्स जो है ना सबसे कॉमनली वो जा सकते हैं एड्रिनल में। एड्रिनल में जो है ना लंग के मेट्स कॉमनली आएंगे, फिर ब्रेस्ट के हो सकते हैं, फिर मेलानोमास हो सकते हैं। इन्होंने रेशो के हिसाब से सेफ्रॉन ने ये डिस्कस किया हुआ है। 39% लंग्स, ब्रेस्ट 35%, मेलानोमास देन।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 65, अ पेशेंट हु इज कंफर्म केस ऑफ क्रशिंग सिंड्रोम फॉलोइंग अ लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अच्छा, आपने इसको डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट लो डोज कितना करना है, ये मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन आपको भेज दी थी। कोई भी बंदा इसको पढ़ के जो है ना, डेक्सामेथासोन जब लो डोज में दिए कितना कॉर्टिसोल सप्रेस होगा तो नेगेटिव होगा रिजल्ट, कितना नहीं होगा तो फिर 50% होता है इनिशियल से ना। तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज पढ़ के किसी ने वॉइस मैसेज करना है ग्रुप में, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, ये एंडो का जो टॉपिक है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और ये इस तरह का आ भी जाता है एग्जाम में। अब इसका लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट से सप्रेशन हो गई, इज फाउंड टू हैव इंक्रीज्ड एसीटीएस लेवल एंड इनकम्प्लीट रिस्पांस टू हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब देखो, पहले आपके पास पता चल गया लो डोज से, अब हाई डोज से भी उन्होंने फर्दर बता दिया। अब उसका फर्दर टेस्टिंग शोज एन इंक्रीज इन 10% cortisol level following administration of CRH, which is the most likely definite diagnostic test. But is the most definite diagnosis. इसमें आपके पास क्या है, एक टॉपिक ACTH। ठीक है, अगर आपके पास अगर 40% 20% से ज्यादा राइज, जैसा कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, और या 50 से ज्यादा ACTH फ्रॉम बेस लाइन, it suggests Cushing's disease as the cause. If less than this, it suggests ectopic ACTH। अच्छा, अब तो ये तो सिर्फ एक चीज है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बाकी भी लेवल्स आने चाहिए। वो आपको सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन से ही मिलेंगे, जो MRCP वाली बुक मैंने शेयर की है। ये इन्होंने ACTH स्टिमुलेशन, CRH स्टिमुलेशन टेस्ट के लेवल दिए हुए हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक के लिए और सेंट्रल के लिए रेशो की थी। कोई बता सकते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल रेशो क्या थी? कल कल की थी हम लोगों ने ये, कोई बता सकता है? सेंट्रल में 3 CRH एडमिनिस्ट्रेशन में 1.7 और 1.5 का रेशो था। 1.8:1, या फिर उससे कम हो जाएगा तो क्या कॉज होगी? एक टॉपिक कॉज होगी, है ना, एक क्योंकि आपके टॉपिक पास जी। हाँ। और अगर कितनी रेशो से ज्यादा हो जाएगा PCRH से? 3.3 रेशो 1 था। अगर पोस्ट सीआरएच है तो पोस्ट ग्रेटर देन CRH हो 3। फिर 3.3, ठीक है, 3.3 और रेशो 1 पोस्ट CRH। ठीक है, ये वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यही चीज डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाती है, कि आपने डाटा इंटरप्रेट कर लिया। तो वो जो छोटी बुक मैंने आपको मिनी बुक भेजी है, उसमें सारी यही डाटा इंटरप्रिटेशन ही है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 66 है। 39 years old female who is a diagnosed case of hypothyroidism on levothyroxine, presented with complaints of weight loss, anorexia, abdominal pain, hyperpigmentation, dizziness after standing from sitting for 6 months. Her TFTs are within normal range. Examination पे उसका जो है ना लो ब्लड प्रेशर आ गया है, और which drops after standing from sitting. Postal hypertension भी बताई हुई है। But which one of the following is the cause of this patient? Adrenocortical insufficiency, typical history है। अच्छा, ये हमारे पास ना शॉर्ट केस में भी आता होता है। शॉर्ट केस में क्या होता है, एडिसन का पेशेंट होता है, जीपी की कमांड होती है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं डॉक्टर्स कर दूं। अच्छा, इसमें आपके पास जीपी की कमांड होती है, और जब आप पेशेंट को एग्जामिन करना शुरू करते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलता फाइंडिंग में, तो फिर आपको एक पोस्टल हाइपोटेंशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन अक्सर जो है ना वो उस पे होती है, गम्स पे होती है, और वहां पे इस टाइम पेशेंट स्ट्रेस में, एग्जाम में कैंडिडेट स्ट्रेस में देख ही नहीं पाता इतनी अच्छी सी, तो फिर पोस्टल हाइपोटेंशन जरूर चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास 67 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी? अब यहाँ पे पहले हमने जो सिनेरियोस किए थे वो कशिंग के किए थे। कोई बता सकते हैं कशिंग में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? मोस्ट कॉमन कॉज क्या थी मोस्ट ओवरऑल? कॉमन कॉज एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, स्टेरॉइड्स। वेरी वेरी गुड। और ACTH एक्सोजेनेसिस डिपेंडेंट, और ACTH एसीटी कशिंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एडिनोमा होता है। ACTH डिपेंडेंट जो है वो पिट्यूटरी कॉज है, वो तो वैसे पिट्यूटरी होगा, एक टॉपिक नहीं होगा। ACTH इंडिपेंडेंट में हमारे पास एड्रिनल एडिनोमा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी की। इसकी सबसे कॉमन कॉज पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें सेकेंडरी कॉज सबसे कॉमन होगी। अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, आगे भी इसके भी एडिसन्स के भी आएंगे MCQs के। एडिसन्स की क्या है, जब इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी का। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो ACTH डेफिशिएंसी है। ठीक है, या सडन विड्रॉल ऑफ, आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को डिस्टर्ब कर दो, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा कि एडिसन्स में क्या कॉज है, एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी में क्या कॉज है। 68 MCQ हमारे पास है।
which one of the following biochemical profile is commonly present with in patients with Addison's disease? मैंने आपको कल भी कहा था ये लैब्स इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसके साथ इओसिनोफिलिया होता है, किसके साथ कैल्शियम रेज्ड होगा। आपने याद रखना है पोटाशियम और कैल्शियम जो है ना एडिसन्स के साथ रेज्ड होते हैं। और हमने सीबीसी में क्या पढ़ा था एडिसन्स के साथ? लिम्फोपीनिया। इओसिनोफिलिया, ठीक है। और कशिंग के साथ क्या पढ़ा था? इओसिनोपीनिया था, ठीक है। डिफरेंस था, कशिंग में पीनिया होता है, इसमें पीलिया होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जाम में एमसीक्यूज खराब करा देती हैं, इनको जरा जरूर नोट कर लिया करें। 69 मैडम ये एमसीक्यू। सीबीसी के रिपीट कर दें काइंडली, सीबीसी वाले। सीबीसी जो कशिंग सिंड्रोम में सीबीसी आती है ना उसमें हमें इओसिनोपीनिया मिलता है, इओसिनोफिल काउंट कम हो जाता है। और जो एडिसन्स होता है इसमें इओसिनोफिलिया मिलता है, इसमें आपके पास काउंट बढ़ा हुआ आता है इओसिनोफिल्स का, ठीक है। ये थैंक यू डिफरेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 69, 51 years old male, female, presented with a history of cough with sputum associated with high-grade fever for 3 days. On presentation, her blood pressure was 80/40. You have resuscitated her. एक सेकंड दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, वो मेल आई है, मुझे उसको सिर्फ एक सेकंड से उसको गाइड करना है कि कैसे सफाई करनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट्स है। अच्छा, सॉरी। इसमें हमारे पास जो है ना अब आगे है कि उसका बीपी ड्रॉप कर है, 80/40 है। आपने सलाइन भी दिया लेकिन ब्लड प्रेशर उसका जो है ना स्टिल 85/55 है। इन्होंने इस चीज को इसलिए बताया है कि फ्लड रेसिसिटेशन के बाद भी कम है, क्योंकि आपके पास सेप्टिक शॉक में फ्लड रेसिसिटेशन को रिस्पॉन्स करता है पेशेंट का बीपी। अब आपने जो है ना पेशेंट को देखा है तो उसके कशिंग वाइट फीचर्स है, इसका मतलब है उसमें एडिसन्स में क्या हुआ है, ये एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आपने क्या देना होगा? हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होगा, ठीक है। एडिसोनियम क्राइसिस की क्या मैनेजमेंट होती है? हम्म, हाँ जी, क्या होती है मैनेजमेंट? एडिसोनियम क्राइसिस तो सभी मैनेज कर रहे होते हैं वार्ड्स में। उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन हाइड्रोकोर्टिसोन कितने दिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे मैडम। कितने दिन तक आईवी देते हो? 50 जब मिलीग्राम आवरली तक देते हैं। 100 मिलीग्राम आप देते हो, आप क्यूआईडी में देते हो, और उसको 4 to 6 days तक आईवी देते हो, उसके बाद उसको आप ऑरल पे स्विच करके भेजते हो। हाइड्रोकॉर्टिसोन की एक टैबलेट कितनी डोज में आ रही होती है पाकिस्तान में? 10 मिलीग्राम की आ रही होती है, ठीक है। तो हम ऐसे देते हैं उसको 20 मिलीग्राम मॉर्निंग में, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में और 1 टैबलेट शाम में। 70 एमसीक्यू हमारे पास है 55 ईयर्स। यहाँ मुझे ऐसे आके लगता है यहाँ पे मेरा क्लिनिकल बिल्कुल खराब हो जाना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 70। 55 years old female is suspected of adrenocortical insufficiency. Patient has hyponatremia, hyperkalemia and postal hypotension भी हो रही है. Which one of the following is the best test to confirm the diagnosis? हाँ जी, एडिसन का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? स्टिमुलेशन टेस्ट होते हैं। हाँ, किसी भी आपने याद रखना है, किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी का टेस्ट स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, किसी भी हार्मोन के एक्सेस होने का टेस्ट उसका क्या होता है? सुप्रेशन टेस्ट। जैसे कशिंग में क्या कराते हैं? डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट। एडिसन्स क्या है? पहले हार्मोन कम हुआ है बॉडी के अंदर तो हम स्टिमुलेशन टेस्ट कराएंगे। ये एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। तो हम जो है ना सिनेक्टन टेस्ट कहते हैं इसको, हम एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 71। 35 years old female has low serum cortisol which is failed to raise after stimulation, आफ्टर स्टिमुलेशन बाय एसीटीएच। अब देखो एसीटीएच से स्टिमुलेशन के बाद वो फेल हो गया है, अब इसका कितना लेवल फेल होगा तो हम इसे एडिसन्स बोलेंगे, ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से मिलेगा। जब मैं अपनी MRCP2 की तैयारी कर रही थी तो डाटा इंटरप्रिटेशन में हर चैप्टर का साथ करती थी, उससे बहुत फायदा होता है। तो कम से कम आप एंडो और नेफ्रो का जरूर करना आपने। अच्छा, सीरम ACTH is measured which is very high.
ACTH उसका जो है ना वो बढ़ा हुआ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अब आपको पता टिपिकल हिस्ट्री बन रही है ये, आपके पास 21 हाइड्रोक्सिलेज। अब आपने याद रखना है कि आपके पास जो है एक शॉर्ट सिनेक्टिन टेस्ट होता है, एक लॉन्ग सिनेक्टिन टेस्ट होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? हाँ जी। शॉर्ट साइनेक्टिन में मैडम हम लोग को एडिशंस का पता चल जाता है, और लॉन्ग साइनेक्टिन में हमको पिट्यूटरी डिफिशिएंसी का पता चलेगा। शॉर्ट सिनेक्टिन में पता चलता है बेसिकली कि इस टाइम पेशेंट को कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी और मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी तो चल रही है। अब हमने कॉज पता करनी होती है, वेदर इट इज सेंट्रल कॉज, पिट्यूटरी कॉज था या एड्रिनल कॉज था। अगर वो लॉन्ग सिनेक्टिन, ज्यादा सिनेक्टिन देने के बाद बेहतर हो जाए, सिनेक्टिन बेसिकली है क्या, ACTH है। जितना ज्यादा ACTH दिया, मतलब नीचे एड्रिनल में तो मसला नहीं था, एड्रिनल ने फिर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब लॉन्ग सिनेक्टिन पे बेहतर हो जाए तो इसका मतलब है पिट्यूटरी कॉज था। लेकिन जो कॉज ही एड्रिनल की वजह से हो, तो चाहे जितना मर्जी सिनेक्टिन दे दो आप लोग, लॉन्ग सिनेक्टिन टेस्ट के बाद भी जो है ना, अगर एड्रिनल कॉज है तो वो बेहतर नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। लॉन्ग सिनेक्टिन में आपको पिट्यूटरी पता चल जाता है कि पिट्यूटरी कॉज है या नहीं है, और अगर उसके बावजूद भी आपके पास कॉर्टिसोल का लेवल कम नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको एड्रिनल कॉज बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जी पास जो मैम। है ना सीरम ACTH वैसे ही ज्यादा बता दिया, तो ये एक आपके पास एक क्लू था कि ACTH तो ज्यादा है, तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ज्यादा होगा, तो प्राइमरी कॉज ही होगी। प्राइमरी कॉज में हमारे पास 21 हाइड्रोक्सिलेज एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 72, which one of the following is used, it is a differentiating feature between type 1 and type 2 autoimmune polyendocrine syndrome। अच्छा, आपके पास हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का डिफरेंस होता है। टाइप 2 का जो मैंने निमोनिक बनाया हुआ था ना, उसका निमोनिक ये था, उसे श्मिट सिंड्रोम में बोलते हैं। इसको मैंने बनाया हुआ था एड 1, लिखता जाए कोई, एड 1 वेरी ऑटोलोगस कूल। एड से एडिसन, 1 से जो है टाइप 1 डायबिटीज, ऑटोलोगस से अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस, और एस से स्कूल, और एस से श्मिट्स डिजीज। एड 1 वेरी ऑटोलोगस कूल। ठीक है, तो ये श्मिट सिंड्रोम टाइप 2 जो है पॉलीएंडोक्राइनोपैथिक ऑटोइम्यून सिंड्रोम का निमोनिक है। मैं आपको आपके ना ग्रुप पे भी लिख दूंगी ये वाला। ठीक है, और बाकी इसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मेन डिफरेंस होता है, जो कि आपके पास डिफरेंशिएट करता है इनको। और बाकी ये जो फीचर्स बताए मैं टिक और क्रॉस करके, इनको आप अपने हाईलाइट करके रखो कि बाकी क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का होता है। टाइप 1 में बेसिकली ये होता है कि आपको ना म्यूकोक्यूटेनियस एडिशन के साथ म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस का एक कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 73। You have diagnosed a patient with Addison's disease secondary to tuberculosis. You have decided to start him on prednisolone 5 milligram on waking. अब देखो, आपके पास मैं जो आपको पढ़ा रही थी वो हाइड्रोकॉर्टिसोन की डोज पढ़ा रही थी। आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन नहीं दे सकते ना, तो आप फिर 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन दे देते हो। ठीक है, आप प्रेडनिसोलोन फिर आप ऐसे देते हो एक टैबलेट, या मतलब हम ऐसे देते थे 3 मिलीग्राम मॉर्निंग में, 2 मिलीग्राम हम इवनिंग में, ऐसे करके देते थे पूरी एक टैबलेट। तो इन्होंने ये बता दिया। अच्छा, हमारे जो एंडो के थे ना, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो यही कहा करते थे, तो इसको दोपहर के टाइम पे देते हैं, जैसे कि इन्होंने 15 आवर्स, मतलब कुछ इस तरह होता है इसका रिदम, कि आप मॉर्निंग में और 4-5 बजे के करीब दे के फारिग करते हो इसको। यू हैव क्योंकि इसमें आपने इस तरह डोज इस तरह रखनी होती है, जस्ट डायरनल वेरिएशन को भी मेंटेन रखना होता है, इस तरह आप इस डोज में दे रहे होते हो। You have educated him and asked him about the disease. Which one of the following should allow him to re-educate him? अच्छा, अब इसमें जो है ना, he will stop taking medication during illness। ये आपने उसे बताना है कि कभी ये काम नहीं करना हमेशा जो है ना, बल्कि जब आप पेसेस में ये कर रहे होते हो, पेसेस में आप उसमें बताते भी हो कि ब्रेसलेट्स आपने पहन के रखनी है पेशेंट्स को, कि जब भी कभी इलनेस के दौरान वो लेना छोड़े तो दूसरे बंदे को फौरी पता चले। तो ये काउंसलिंग का पार्ट भी होती है, इसमें भी पार्ट होती है। एडिसेंस का पेशेंट आया। अच्छा, मैं पेसेस की बातें इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप में से 2-4 लोग, बहुत सारे बल्कि लोग हैं जिन्होंने पेसेस देना है अभी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 74। A 55 years old female is diagnosed as a case of polymyalgia rheumatica and she is prescribed prednisolone। polymyalgia rheumatica की किसके साथ एसोसिएशन होती है? हाँ जी, जायंट सेल आर्थराइटिस। वेरी गुड। अच्छा, सही है, और इसमें आपने लो डोज स्टीरॉइड देने होते हैं अगर पोलीमायल्जिया रूमेटिका इटसेल्फ आई हुई है। हमें MCQs आए थे इसके।
आप उसको जो है ना 6 months हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाइलेक्टिक मेजर इज नॉट रिकमेंडेड बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट कराने का फायदा नहीं है, बाकी आप सारी चीजें जो है ना उसकी चेक करते हो, पेशेंट की डेक्सा स्कैन भी कराते हो। ये मैं आपको रिमेटोलॉजी में अच्छा पढ़ाऊंगी, डेक्सा स्कैन वगैरह। कोई बता सकता है वैसे रफली के डेक्सा स्कैन की क्या इंडिकेशन होती है? हाँ जी ये बिल्कुल, जाइंटल ऑस्टियोप्रोसिस आर्थराइटिस जो है ना, ऑस्टियोप्रोसिस सिर्फ एक सेकंड जी दे, जाइंटल आर्थराइटिस का ही दूसरा नाम टेम्पोरल आर्थराइटिस है। हाँ जी बताएं, आप क्या बता रहे थे? ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ क्या? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस में को करते हैं कि अगर ये 2.5 से कम हो ना, -2.5 से, फिर उसमें हम लोग बिस्फोनेट्स देते हैं। आपने ना डेक्सा स्कैन में देखना होता है कि 3 मंथ से ज्यादा हो गया, 1.5 से जो है ना उसकी वैल्यू ज्यादा कम आ गई, नेगेटिव में तो चली गई है। फिर आपने अदरवाइज जी आपने ऑस्टियोपोरोसिस में 2.5 सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा था 1.5 सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जी खैर इसको हम 1.5। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 75। 37 years old male presented with headache, weakness, blood pressure उसका 170 100 है। He was started on lisinopril hydrochlorothiazide. After 2 weeks, patient presented again with muscle weakness. Serum potassium उसका कम हुआ है, blood pressure 150 100 है। अब आपने क्या, what should be the next step for this patient? एल्डोस्टेरोन पीआरए रेशियो करानी होती है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन पीआरए रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कब आप नहीं कराते हैं, कितना गैप देते हो ड्रग्स के साथ? 2 वीक्स का मैडम। हाँ जी, तो कौन सी ड्रग्स के साथ फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, कौन से के साथ, किसके साथ फॉल्स नेगेटिव आ जाता है? फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव हमारा मैडम ये फॉल्स इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ आ जाता है, और डाययूरेटिक्स के साथ फॉल्स नेगेटिव। हाँ, इसका रीजन बताओ कि क्यों ऐसा होता है। बेसिकली इसमें क्या वो होता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है और रेनिन कम होता है। तो एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशियो क्या होती है, बढ़ी हुई होती है। ठीक है, नॉर्मली प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। अब एसीआरबीज क्या करते हैं, रेनिन को कम कर देते हैं। और आपके पास जो है ना, बल्कि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो फॉल्स पॉजिटिव ऐसे करते हैं, वो रेनिन को कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से रेशियो जो है ना वो आपके पास एड्रेनलिन की वैसे ही कम होती है, तो एल्डोस्टेरॉन रिलेटिवली ज्यादा आ रहा होता है, तो आप फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। और एसीआरबी इसका इससे ऑपोजिट होता है इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से रिलेटेड आ गया है, 76 एमसीक्यू। 42 years old patient with a history of resistant hypertension on lisinopril। अब देखो, बीटा ब्लॉकर्स पे भी है वो, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे भी है, और थायराइड डाययूरेटिक्स पे भी है, और एस इनहिबिटर्स पे भी है। तो अब उसमें आपने सेफ मेडिकेशंस, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो, एस एआरबीज और डाययूरेटिक्स फॉल्स नेगेटिव दे देती है, बीटा ब्लॉकर्स फॉल्स पॉजिटिव दे देती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 77। A patient is diagnosed as a case of primary aldosteronism on the basis of high plasma aldosterone renin ratio। नहीं, डायूरेटिक्स भी नहीं देते इसमें, डायूरेटिक्स भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, तो इसीलिए आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने होता है। Patient is having resistant hypertension and decision is made to do unilateral adrenalectomy। ठीक है, which one of the following is the best test should be done before surgery? अभी आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास पेशेंट आएगा ना, तो आपने जब आपने सर्जरी करानी है उससे पहले आपने एड्रिनल वेन सैंपलिंग देख लेनी है बिफोर यूनिलैटरल एड्रेनालेक्टमी। ये ना अप टू डेट में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था टॉपिक, यूनिलैटरल ये एड्रिनल वेन सैंपलिंग का। इसको क्या बोलते हैं, एवीएस बोलते हैं, कुछ इस तरह बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि इसकी दो चार इंडिकेशन है, ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करता है, यूनिलैटरल सर्जरी पे डिपेंड करता है, और एज पे पेशेंट की। उसमें आपने एड्रेनल वेन सैंपलिंग हर हाल में करानी होती है। एक टेबल बना हुआ है अप टू डेट में, बहुत अच्छा ना, तो वो जरूर देखिएगा एड्रेनल वेन सैंपलिंग की इंडिकेशन का। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, पेशेंट इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, इज डायग्नोज्ड एज हैविंग हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, बायलैटरल हाइपर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हिम? इसमें आपके पास, अगर आपके पास बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है तो आपने ट्रीटमेंट में क्या देना है, स्पाइरोनोलेक्टोन देना है। अगर आपके पास एड्रिनल एडिनोमा है तो सर्जरी करानी है। अगर ट्यूमर है, कैंसर है पेशेंट को, तो फिर आपने क्या देना है, आपने एक ड्रग होती है मेटाटोन के नाम से, इस तरह की कोई ड्रग होती है, वो भी आपने देनी होती है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। माइटोटेन थी या मेटीरापोन थी, इस तरह की कोई ड्रग थी, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, एम से नाम शुरू होता है उसका। अच्छा, 79 एमसीक्यू हमारे पास है। 57 years old male investigated for diverticulitis with abdominal pain, CT scan।
In addition to diverticulitis, this mass is found in the right adrenal gland. Which one of the following character of the mass increase the risk of mass being malignant? अच्छा, ये हमारे पास ना पिछले दिनों एक पेशेंट आई थी, उसको जो है ना मास निकला एड्रिनल, और जो है ना उसको इनिशियली वो हमारे पास हम सोच रहे थे नॉन फंक्शनिंग एड्रिनल मास है उसका। तो वही हम यही सोच रहे थे कि उसका साइज वाइज पे डिपेंड करता है कि वेदर इट इज, उसकी सारी कैल्सिफिकेशंस भी थी। अगर मेरे पास उसकी वो रिपोर्ट पड़ी हो ना, तो मैं आपको शेयर करूंगी सीटी स्कैन की। तो उसमें लिखी हुई थी कि आपके पास अगर साइज ट्यूमर का 4% से ज्यादा हो जाए, उसका साइज ज्यादा था, और ट्यूमर डेंसिटी इनहांस हो जाए 20 से ज्यादा, इरेगुलर हो, या 40% से कम कंट्रास्ट पॉस्चर हो, ये रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी बढ़ा देता है। ठीक है। उसका फिर हमारे उसके कैल्सिफाइड नोड्यूल था अंदर, तो सर यही कहते हैं ट्यूबरकुलस हील्ड होगा, ट्यूबरकुलस हील्ड लेजेंस होंगी। उसको एडिसन के साथ प्रेजेंट की थी। अच्छा, एटीएमसीक्यू है हमारे पास कि 55 years old female is presented with polyuria, weight gain, weakness. She is subsequently diagnosed as a case of Cushing syndrome due to right adrenocortical carcinoma with no mets. Which one of the following is the best? देखो माइटोटेन ड्रग आ गई, मैं मेटीरापोन सोची थी, मेटीरापोन कोई और थी, ये माइटोटेन है। ठीक है। कैंसर में आपने सर्जरी के साथ माइटोटेन देनी है, और आपने एस्पाइरोनोलेक्टोन एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में, ठीक है, और एडिनोमा में आपने सर्जरी करानी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 81 है। 47 years old hypertensive male with a 3 years history of 3 years history on lisinopril 20 milligram with poor control came for review. He also complains of occasional panic attacks for which her psychiatrist put on paroxetine. You have added atenolol 50 milligram, which patient was also having tachycardia. After 2 days, patient presented with severe headache. BP measured was 180, 110. Which one of the following should be the next best step? आप देखो, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन 5 P's में आपको पढ़ाती थी, शायद मैंने आपको ही पढ़ाया, पिछले बैच को पढ़ाया था। उसमें आपके पास 5 P's आते हैं, जो कि आपके पास किसमें हो सकते हैं, थियोक्रोमोसाइटोमास में हो सकते हैं। ठीक है। इसमें आपने क्या कराना होता है, यूरिनरी मेटानेफ्रिन्स कराते हो। यूरिनरी आप जो है ना, यूरिनरी मेटानेफ्रिन्स नहीं तो फिर प्लाज्मा मेटानेफ्रिन्स, फिर उसके बाद यूरिनरी विनाइल मेंडेलिक एसिड कराते हो लेवल। कोई बताएगा 5 P's इन थियोक्रोमोसाइटोमास? पेन, पेलार, पेरिसिलियस और परसेप्शन और इंक्रीज प्रेशर। गुड। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 82 है। 53 years old male is diagnosed with a case of pheochromocytomas after a screening test with urinary metanephrine which was high. Patient has a history of labile hypertension. अब इनिशियल टेस्ट आपने लोकलाइजेशन के लिए सिटी एब्डोमेन कराना होगा। ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 83 है। Which one of the following is the best initial medical treatment used in pheochromocytomas to control blood pressure? आप क्या देते हो ड्रग ट्रीटमेंट, ये तो आप सबको ही पता है। क्या ट्रीटमेंट? नॉक्सीबेंजामिन देते हैं, अल्फा बिला कर देते हैं। हाँ, कितने दिन पहले तक देते हो बिफोर बीटा ब्लॉकर्स? 10 to 9 14 days। days. बिफोर सर्जरी ना आपको देनी पड़ती है। और अगर आपके पास एक बार अल्फा ब्लॉकेज अचीव हो जाए तो फिर आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो। ठीक है। एटलीस्ट वो कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स आप 4 days बिफोर बीटा ब्लॉकर्स ऐड करो। बीटा ब्लॉकेट क्या होता है, कोई बता सकता है? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकेट 25% से ज्यादा हार्ट रेट कम होना। हाँ जी बिल्कुल। ये हम लोग उसमें भी चेक करते थे ना, जब हम उसमें भी अचीव करना होता था, कार्बाइडिलोल देते थे पोर्टल हाइपरटेंशन में भी। ये बीटा नेक्स्ट ब्लॉकेट को काइंडली रिपीट करें मैडम। इसमें आपके पास ये होता है कि आपके पेशेंट का जितना भी हार्ट रेट है ना इनिशियल पे, और बीटा ब्लॉकर आपने स्टार्ट किया उससे 25% कम हो जाए, तो इसका मतलब है सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकेट अचीव हो गया। आपका टारगेट ही इतना होता है। थैंक यू मैडम। अपर जे ब्लीड में भी हम इसी तरह चेक करते थे पोर्टल हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए। 84 में you have received a call from a surgical department for a patient diagnosed with pheochromocytomas. He is on the list for surgery after 5 days. ये कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू था जिसपे बहस हुआ करती थी बहुत ज्यादा ना, लेकिन इसका बहुत अच्छा डेविडसन ने लिखा हुआ है और सीएमडीटी ने भी, कि आपने जो है ना प्री ऑपरेटिवली और ड्यूरिंग सर्जरी क्या करना है, आपने सलाइन इन्फ्यूजन देनी है, और आफ्टर सर्जरी जो है ना फिर आप उसमें उसकी बीपी कंट्रोल करते हो, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग सर्जरी जो है ना, एक तो पेशेंट का जो है ना बीपी ड्रॉप होने का चांस ज्यादा होता है ब्लड लॉस वगैरह की वजह से। तो ये एक दो तरह से एमसीक्यू आता है, प्री ऑपरेटिव
और पोस्ट ऑपरेटिव। तो आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 85 है। रूल ऑफ 10 आपको सबको पता है, फियोक्रोमोसाइटोमस का होता था, जिसमें आपके पास क्या आ जाते थे, ये 10% आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं, जो एड्रीनल 10% नहीं, एक्स्ट्रा एड्रीनल 10% होते हैं। 10% बायलैटरल, 10% फैमिलियल, 10% चिल्ड्रन, 10% मेलिग्नेंट। लेकिन 10% जो है वो एड्रीनल, एक्स्ट्रा एड्रीनल हो सकते हैं, एड्रीनल ज्यादा चांस मिलता है। 86 MCQ हमारे पास है। 63 years old female with a history of constipation on routine blood test which showed a serum calcium of 11.7। अच्छा, जब आपके पास कैल्शियम रेज हो ना, तो सबसे पहले आप पीटीएच को उसका देखते हो, क्योंकि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं सबसे कॉमन कॉज है, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। नेक्स्ट MCQ 87 है। 57 years old female with a history of hypertension, polyuria, generalized aches and pains for 3 months. She is taking vitamin D on and off for these pains. Labs were done which shows sodium 134, potassium 3.6, कैल्शियम बढ़ा हुआ है इसका। और फॉस्फेट की भी नॉर्मल वैल्यू देख लीजिएगा, 1.9 की थोड़ी सी अपर लिमिट पे ही है या लोअर लिमिट पे, एग्जैक्ट देख लीजिएगा। अच्छा, अपर लिमिट पे है। आरबीएस, ठीक है, आरबीएस उसकी 145, इंटेक्ट पीटीएच उसका जो है ना वो 4.9। आपने याद रखना, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में आपके पास अपर लिमिट तक हो सकता है पीटीएच, जरूरी नहीं है कि आपके पास पीटीएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या तो अपर लिमिट पे होगा या फिर आपके पास हल्का फुल्का भी रेज्ड होगा। फॉस्फेट लोअर होना चाहिए, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में फॉस्फेट लो होता है, मेरा ख्याल है 2.5 नॉर्मल वैल्यू होती है, कंफर्म कर लेना इसमें, ठीक है। फॉस्फेट की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस टाइम पे हमने भी रट्टे लगाई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये एग्जैक्ट वैल्यूज मैंने डॉक्टर काशिफ से बोला तो था कि एक पेज वो आपको शेयर कर दूंगी। 2.8 to 4.5 milligram per deciliter. हाँ जी, ये लो वैल्यू है। अच्छा, 88 MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most common cause of primary hyperparathyroidism। अच्छा, पहले इस पे बहस हुआ करती थी कि पिट्यूटरी एडिनोमा सबसे कॉमन कॉज ना, तो इस पे बहस हुआ करती थी कि नीचे जो है आपके पास एड्रिनल में कॉमन कॉज क्या होती है, तो फिर हमने इसमें यही फाइनल किया था, एडिनोमा ही कॉमन कॉज है एड्रिनल में भी। एडिनोमा अगर पूछते हैं कि आपके पास प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की सबसे कॉमन कॉज क्या है, एक सेकंड दीजिएगा उसमें मुझे, एक सेकंड हाइपरप्लेजिया है। सिर्फ एक। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, सॉरी। मैडम वो प्राइमरी हाइपर जो अल्टोस्टेरोनिज्म में उधर हाइपरप्लेजिया मोस्ट कॉमन काज है। नहीं नहीं, ये अब बहुत ज्यादा हमने भी बहस की थी इसमें, ये अब उसने भी सीएमडीटी ने भी चेंज कर दिया, हर जगह एडिनोमा ही है, ठीक है, अभी चेंज हो गया है। इसको देख लेना, कंफर्म भी कर लेना, क्योंकि हमने लास्ट बैच में भी यही फाइनल किया था। और ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 89। इधर अब मुझे लगता है इधर जो प्राइमरी जो एडिनोमा है वो पेचुट्री एडिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड में मोस्ट कॉमन काज है, और हाइपरपैराथायराइड में भी मोस्ट कॉमन काज एडिनोमा है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये चेंज हो गया। एड्रिनल में भी सबसे कॉमन कॉज यही है, एडिनोमा। ये लास्ट टाइम हमने प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की कॉज में यही किया था फाइनल, ये 100% चेंज हो गया। लास्ट टाइम बैच वालों ने बहुत सारी पिक्चर्स भेजी थी सीएमडीटी और इधर उधर से, तो एडिनोमा ही कॉमन कॉज है नीचे भी। हाँ, एड्रिनल प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की कॉज की बात कर रही हूँ। एडिनोमा पैराथायरॉइड में, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में भी एडिनोमा है, और एड्रिनल में भी प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में एडिनोमा ही है, ठीक है। इसको आप लोग देखना भी सही, दोबारा से देख लेना। सीएमडीटी ने भी, बच्चों ने पिक्चर्स भेजी थी उस टाइम पे ना, कि पिक्चर्स सारी, अगर डॉक्टर काशिफ या डॉक्टर इशराफ है इनके पास पड़ी हुई भी होंगी वो। 89 MCQ है कि 37 years old male presented with a history of recurrent urinary stones. You have ordered some investigations. Urea 2.1, 21, creatinine 1.1, calcium 11.7, phosphate 2.1, intact peaches 5.3। अब इसमें जो है ना, इसमें आपके पास सबसे कॉमन मैडम कॉज प्राइमरी मैडम हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जी जी। मैडम इसमें लिखा है वो डेविडसन में most individuals with primary hyperparathyroidism have bilateral adrenal hyperplasia while आप लोग only a minority have aldosterone producing adenoma।
मैं इसकी पिक्चर वो भेज देता हूँ आप ग्रुप में। शेयर करो क्योंकि लास्ट टाइम बैच में एडिनोमा ही फाइनल किया था सबने। मैं आपको ना उनकी कोई वॉइस मैसेज की कोई स्क्रीनशॉट हो तो मैं भेजती हूँ आपको, और उनकी जो पिक्चर्स उन्होंने मैडम भेजी थी, जी, ठीक है? जी मैडम मैं ये शेयर करता हूँ। आप भी शेयर कर दो, ठीक है? फिर इसको हम मजीद जी देख लेते हैं। मैडम। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 90 है। लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसकी जो 4-5 इंडिकेशंस हैं आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसमें आपको अक्सर एमसीक्यूज में जो पास मेडिसिन पास टेस्ट ने बनाए हुए हैं उन्होंने कैल्शियम की वैल्यूज दी हुई है, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू उससे 1 मिलीग्राम बढ़ा के दी हुई है। तो वहां पे उसमें वो इंडिकेशन पूछी हुई है। कहीं पे उन्होंने टी स्कोर दिया हुआ है 2.5 से कम, कहीं पे उन्होंने क्रेटिनिन क्लियरेंस दी हुई है चेंज करके, कहीं पे उन्होंने एज दी हुई है 50 ईयर्स से कम हो तो तब इंडिकेशन है, कहीं पे मतलब ये बहुत सारे एमसीक्यूज पास मेडिसिन वालों ने बनाए हुए हैं हर तरह के ना। तो ये इंडिकेशन है सर्जरी की प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। अच्छा, डॉक्टर वहीद ने शेयर किया है, ये मैं देख लेती हूँ, पुराना एडिशन ना हो तो मैं आपको फिर उसके बाद मजीद कंफर्म करके बताती हूँ ये इसको। मैडम रिसेंट एडिशन है, 24th एडिशन है, 24 एडिशन है। रिसेंट ठीक अभी है, मैंने मंगवाया, 24th एडिशन है। ठीक है, ये इस पे हमेशा बहस रहती है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, मजीद भी देख लेंगे, ठीक है? कोई जी और मैडम। क्वेश्चन हो किसी का? ये वाला अब हमारी आज एक कंट्रोवर्सी है तो ये सारी देख लेंगे, सभी सर्च करेंगे और सब अपने पॉइंट्स शेयर कर देंगे। मैं भी पुरानी चैट में निकालती हूँ कि मैंने कहाँ से भेजी हुई थी चीजें उस टाइम पे। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल हम बाकी अपना जो है ना चैप्टर कोशिश करेंगे खत्म करें। ओके। थैंक यू मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ मदिहा, क्या कह रही हो? क्या क्या बोल रही हो? प्लीज, क्या मैम बताओ, क्या कह रही हो? हेलो मैम, ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का बता दें अच्छा जो देखो, जो हमारे पास ACTH और ARB, बेसिकली प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है और फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेनिन कम हुआ होता है। तो एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशो बड़ी भी होती है। तो जो एस ARBs है ना, ये आपके पास क्या देते हैं, फॉल्स पॉजिटिव एल्डोस्टेरोन को बढ़ा रहे होते हैं कहीं ना कहीं। एस ARBs ना, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है इनका। और जो हमारे पास ये बीटा मैडम, ब्लॉकर्स है, जो मैडम बीटा इसमें ब्लॉकर, एसी इनहिबिट। जी मैडम, जी मैडम। हाँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कुछ इस तरह कर रहे होते हैं, या तो वो रेनिन को ज्यादा कर देते हैं इस रेनिन को बल्कि कम कर देते हैं। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि जिसकी वजह से रेनन को एल्डोस्टेरोन ज्यादा करते निस्बतन। हैं मैडम। एसी इनहिबिटर एआरबीज, ये जो सेफ्रॉन ने लिखा है, इंक्रीज द लेवल ऑफ रेनन। मुझे ना यहाँ से अच्छी समझ नहीं आती, मैंने इसको इस तरह लगाया हुआ था रट्टा कि आपके पास बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो सिंपल जो है वो आपके पास फॉल्स नेगेटिव देते हैं, क्योंकि वो रेनिन की रेशो को मजीद कम, रेनिन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है। और आपके जी पास जो है मैडम। ना एस ए बीटा ब्लॉकर सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव देंगे, एस ARBs और डायूरेटिक्स फॉल्स आपके पास जो है वो पॉजिटिव दे देंगे रिजल्ट। मतलब एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशो बढ़ जाएगी उनमें, फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, जैसा कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में आ रहा होता है। आइए समझ मदिहा। मैडम यानी जब उन्होंने रेनन को जो सप्रेस करता है वो फॉल्स पॉजिटिव देंगे। जो रेनिन को सप्रेस करेगा वो फॉल्स पॉजिटिव दे देगा ना, क्योंकि रेनिन की रेशो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एल्डोस्टेरोन। तो नॉर्मली भी आपके पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में यही हो रहा होता है ना, कि आपके पास जी एल्डोस्टेरोन मैडम। बढ़ा हुआ होता है और रेनिन कम होता है। और जो चीजें रेनिन को जी बढ़ा देंगी वो क्या कर देंगी, फॉल्स नेगेटिव दे देंगी। जी मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। कि ये मदिहा रट्टा है, रट्टा लगा लो बस इसको ऐसे। एस ARBs मैकेनिज्म में घुसोगी तो उसमें होगा थोड़ा या फिर इसको कोई वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, उससे अच्छा वो मैकेनिज्म करके दिखाया हुआ होता है उन्होंने। तो इसमें ये होता है कि आपके पास प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन की रेनिन एक्टिविटी देखनी होती है आपने। ठीक है, इसको बस ऐसे रट्टा लगा लो, एस ARBs और आपके पास जो है ना बीटा एस ARBs और डायूरेटिक्स जो है आपके पास वो फॉल्स पॉजिटिव देंगे, ये तीनों, और बीटा ब्लॉकर्स फॉल्स नेगेटिव। मजीद इसको ना फिर मैं दोबारा इसको कंफर्म जो है ना देख के कि कौन कौन से मैकेनिज्म। रेनिन का तो मुझे बस, बीटा ब्लॉकर्स का तो पता है इसका रेनिन पे इफेक्ट होता है। एस ARBs का मैं मजीद क्लियर करने के लिए ना कोई नहीं मॉर्निंग बना के भेजती हूँ तुम्हें फिर। ठीक है, ओके, चलो फिर सेशन एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।